हाय, मुझ पर एक बार यकीन कर देखो। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ट्रस्ट मी। तुम पर ट्रस्ट करूं, मर जाऊंगी लेकिन कभी नहीं। फना ने रोते हुए कहा। तुम जैसा आदमी किसी से कभी प्यार नहीं कर सकता। विक्रम की आंखें नम हो जाती हैं और वो तड़प जाता है फना के शब्दों को सुनकर। वो फना की तरफ बढ़कर उसे पकड़ना चाहता था। तभी फना पीछे हो जाती है और गुस्से से बोली, मेरे करीब मत आना, वरना या मैं खुद को मार दूंगी या फिर तुम्हें जान से मार दूंगी, क्योंकि मुझे जीने का दिल नहीं कर रहा है। मैं किसी के बदले का जरिया नहीं बनना चाहती थी। मैं एक इंसान हूं और मुझे बस प्यार चाहिए था। सब कुछ सौंप दिया तुम्हें अपना, ये सोचकर कि कहीं ना कहीं तो तुम्हारी आंखों में जो दिखता था मुझे, वो सच है। फील करती थी मैं उन सब चीजों को। लेकिन यहाँ तो मैं सिर्फ एक जरिया थी। मेरी फैमिली मुझे प्रोटेक्ट कर रही थी और मैं एक भेड़िए के जाल में फंसती जा रही थी। फना ने रोते हुए गुस्से से कहा। विक्रम की होंठ कांपने लगे थे। इससे ज्यादा हताश वो कभी नहीं हुआ। दोनों बारिश में भीग रहे थे। आसमान में बिजली कड़क रही थी। विक्रम आज पहली बार फेल हो गया था। फना उसके काबू में नहीं थी अब। उसने अपने पास्ट में जो गलतियां की थी, उसकी सजा अब उसे मिल रही थी। और सजा ये थी कि वो खोने वाला है फना को। कभी नहीं, कभी भी नहीं। मेरी मोटू मुझसे कभी दूर नहीं जा सकती। विक्रम गुस्से से फना के हाथ को पकड़ लेता है और जबरदस्ती उसे ले जाते हुए बोला, तुम अभी मेरे साथ चल रही हो? क्या करोगे वापस ले जाकर? मेरे साथ जबरदस्ती करोगे? तुम वापस से मेरे साथ वही सब कुछ करोगे जो तुमने पहले किया था। फना जैसे ही ये बोलती है, विक्रम की धड़कनें रुक जाती हैं और उसकी आंखों में नमी आ जाती है, क्योंकि फना के शब्दों उसे चीर रहे थे। फना उससे नफरत करती है, ये चीज विक्रम को चोट दे रही थी। उसकी सांसें रूक सी गई थीं। विक्रम गुस्से से फना को झिंझोड़ते हुए बोला, एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ और सिर्फ विक्रम भारद्वाज की। सही कहा तुमने, झूठ बोला था मैंने तुमसे, मेरी रियल आइडेंटिटी यही है। वहां पर सिर्फ तुम ही हासिल करने के लिए ही आया था मैं, क्योंकि तुम मेरी हो। तुम्हारी फैमिली से पहले तुम मेरी जिंदगी में आई थी। तुम्हें मैंने प्रोटेक्ट किया है और कोई जबरदस्ती नहीं हुई थी, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था हमारा। तुमने पैसे लिए थे मुझसे। याददाश्त चली गई है तो इस पर जोर दो और सब कुछ याद करो। विक्रम जब गुस्से में ये सब कुछ फना से बोलता है तो फना उसकी तरफ सार्केज्म में देखती है, जैसे उसे यकीन ना हो रहा हो विक्रम अभी भी उसे झूठा नजर आ रहा था। फना ने गुस्से से कहा, कितना झूठ बोलोगे तुम विक्रम भारद्वाज? मेरी फैमिली मुझसे झूठ बोलेगी, लेकिन क्यों? क्योंकि वो तुम जैसे दरिंदे से मुझे महफूज रखना चाहती है, इसलिए। तभी विक्रम ने गुस्से से कहा, जस्ट शट अप। फना गुस्से से विक्रम को धक्का दे देती है और बोली, तुम एक कातिल हो। तुमने मेरे बच्चे को मार दिया, जबरदस्ती मेरा अबॉर्शन करवाया। मैंने तुम्हारा अबॉर्शन नहीं करवाया है। उसके मरने की वजह तुम हो। तुम एक घिनौने आदमी हो। फना अपने कदम पीछे लेते हुए बोली, चले जाओ यहां से। कहीं नहीं जाऊंगा तुम्हें छोड़कर मैं, विक्रम ने गुस्से से कहा और वो फना की तरफ अपने कदम बढ़ाने लग जाता है। मुझे मजबूर मत करो, बेबी डॉल, कि मैं तुम्हें अपना वो रूप दिखाऊं जिसे देखने के लिए तुम तैयार नहीं हो। तुम भूल चुकी है कि कौन हूं मैं? विक्रम के बिहेवियर को देखकर फना ने गुस्से से कहा, क्या करोगे? दोबारा से मेरे साथ वही सब कुछ करने वाले हो ना? जिसने एक बार कर लिया वो दूसरी बार, तीसरी बार, उसके लिए कौन सी बड़ी बात होगी? इतना ही नहीं, इतने झूठ बोलकर तुम कैसा रूप दिखाना चाहते हो? कुछ भी देखना बाकी रह गया तो वो भी दिखा दो। तुम्हारी असलियत से वाकिफ होना चाहती हूं मैं। फना जोर से रोने लग जाती है और उसकी पूरी आवाज रोंधी हो जाती है। फना गुस्से से वहां से जाने लग जाती है। विक्रम उसे पकड़कर एकदम से हग कर लेता है और जबरदस्ती उसे किस करने लग जाता है। मोटू, याद करो प्लीज, हम दोनों साथ में थे। कॉन्ट्रैक्ट हुआ था हमारे बीच में, मुझसे दूर मत जाओ। तुम किसी और से शादी नहीं कर सकती हो। तुम मुझसे प्यार करती हो ना? विक्रम की आवाज भावुक हो जाती है। आज विक्रम पहली बार बहुत ज्यादा ही हताश हो गया था, क्योंकि फना ने उस पर जो इल्जाम लगाए थे, कहीं ना कहीं वो सच थे।
विक्रम ने फना के साथ ये सब कुछ किया था, पर उसने अबॉर्शन नहीं करवाया था। मैंने तुम्हारा अबॉर्शन नहीं करवाया था। मैंने बच्चों को नहीं मारा। मैं ऐसा क्यों करूंगा? तुम्हारा मिसकैरेज हुआ था। ये बात मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम कोई स्ट्रेस लो। विक्रम की आंखों से अश्कों की धारा बहने लगी। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम किसी और से शादी नहीं कर सकती हो। क्यों नहीं कर सकती मैं किसी और से शादी? मैं करूंगी, क्योंकि ये मेरी जिंदगी है और ये मेरा फैसला होगा। विक्रम ने गुस्से से फना की आंखों में देखते हुए कहा। खबरदार, जो मेरे सिवा किसी और के बारे में सोचा तो। वो गुस्से में फना के बाल पकड़ लेता है। विक्रम गुस्से से फना को किस करने लग जाता है। फना रोते हुए बोली, आई हेट यू। मैं तुम्हें मरता हुआ देखना चाहती हूँ। विक्रम ने गुस्से से फना की आंखों में देखते हुए कहा, आई हेट यू टू। मुझे माफ कर दो बेबी डॉल, आई एम सॉरी। तभी वहां पर शूटिंग की आवाज आती है। विक्रम की आंखें बड़ी हो जाती हैं। फना गुस्से में विक्रम को खुद से दूर धक्का दे देती है। असल में फना ने विक्रम को शूट किया था। विक्रम अपनी वेस्ट पर हाथ लगाता है तो वहां पर ब्लीडिंग हो रही थी। फना नफरत से विक्रम को देखते हुए गुस्से से वापस से उसके सीने पर शूट कर देती है, दिल के पास, और नफरत से ही अपने एक एक शब्द पर जोर देते हुए बोली, माफ कर दिया तुम्हें। एक रेपिस्ट को जिंदा होने का हक नहीं होता, इसलिए आजाद कर दिया तुम्हें। फना ने विक्रम की गन को निकाल लिया था जब विक्रम ने उसे हक किया था, और इसी गन से फना ने विक्रम को शूट किया था। फना की आंखों में विक्रम को नफरत दिखाई दे रही थी। वही विक्रम अभी भी अपनी मोटू को देखते हुए स्माइल करता है। विक्रम की स्माइल को देखकर फना को और नफरत होती है, तो वो उसे एक बार और सूट कर देती है। वो गुस्से से रोते हुए बोली, मैं अपने बच्चों के कातिल को कभी माफ नहीं करूंगी। फना गुस्से से विक्रम को देखती है। विक्रम खड़ा नहीं हो पा रहा था। वो फना के पैरों को पकड़ने की कोशिश करता है, तो फना अपने पैरों को पीछे ले लेती है। फना गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, मर जाओ तुम्हें जिंदा नहीं देखना चाहती हूँ। बेबी डॉल, विक्रम अपनी उखड़ती हुई सांसों से बोलता है। फना गुस्से से वापस विक्रम के पैरों पर शूट कर देती है। खबरदार, जो अपने मुंह से मेरा नाम लिया। फना अपने कदम पीछे लेने लग जाती है। मरते हुए भी तो मुझे नहीं देख पाओगे। फना भी अपने सिर पर गन को रख लेती है और बोली, दिल तो कर रहा है कि अपनी जान ले लूं, क्योंकि तुम जैसे से प्यार कैसे कर लिया मैंने। तभी विक्रम ने फना को देखते हुए अपना गर्दन ना में हिलाकर उसे मना करने की कोशिश की। फना गुस्से से विक्रम को देखते हुए बोली, अभी तक मरे नहीं तुम्हारी सांस कैसे चल रही है? 4 बुलेट थी जो फना ने विक्रम की बॉडी में शूट की थी, लेकिन अभी तक विक्रम की सांसें चल रही थी। वहां पर खून खून हो गया था। एफना गुस्से से विक्रम पर चिल्लाते हुए बोली, तुम्हें पता है, तुम्हें ऐसे देखकर मुझे तुमसे और नफरत हो रही है। तुम डिजर्व करते हो, क्योंकि तुम एक रेपिस्ट हो, और एक रेपिस्ट को जिंदा होने का कोई हक नहीं होता। फना नफरत से ये बोलती है। वो फिर गुस्से से बोली, मर जाओ तुम। फना के मुंह से ये कड़वे शब्द सुनकर तो विक्रम पहले ही मर चुका था। फना वहां से अपने कदम पीछे खींचने लग जाती है। विक्रम को धुंधला धुंधला सब कुछ दिखाई दे रहा था। एफना उस गन को विक्रम के पास ही फेंक कर चली जाती है। तेज बारिश होने की वजह से विक्रम की बॉडी पर चोट लग रही थी, जिससे ब्लीडिंग होने लग जाती है। फना ने विक्रम को 4 बार शूट किया था। विक्रम की सांस रुक जाती। तब तक वहां पर विक्रांत अपने आदमियों के साथ पहुंच जाता है। मायशा विक्रम की ये हालत देखकर हैरान हो जाती है। किसकी इतनी हिम्मत कि विक्रम भारद्वाज की ये हालत कर दे? मायशा की नजर विक्रम के हाथ में पकड़े हुए ब्रेसलेट पर जाती है, जो किसी लड़की का था, जिससे वो समझ जाती है, क्योंकि विक्रांत ने उसे पहले ही बता दिया था कि क्या हो रहा है। विक्रम की आंखें बंद हो चुकी थीं। मायशा उसकी नसों को चेक करती है, तो विक्रम की सांस भी नहीं चल रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। विक्रांत जल्दी से लेकर विक्रम को हॉस्पिटल जाता है। विक्रम जब ऑपरेशन थिएटर के अंदर था, मायशा गुस्से से विक्रांत को देखते हुए बोली, ये हालत कैसे हो गई विक्रम की? तुम जानते हो ना कि वो पहले से ही कितना वीक था। उस लड़की के सामने तो वो कमजोर हो जाता है।
ये जानते हुए भी तुम उसे अकेला कैसे छोड़ सकते हो? मायशा की आंखों से आंसू बह रहे थे। विक्रांत ने मायशा से कहा, तुम जानती हो कि बॉस, बात जब उस लड़की की आ जाती है तो वो किसी एक की भी नहीं सुनते हैं, वो पागल हो जाते हैं। वो बेवकूफ लड़की विक्रम को कैसे शूट कर सकती है? उस आदमी को जिसने उसकी जान बचाई, जो उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। मैं उसे जान से मार दूंगी अगर विक्रम को कुछ हुआ तो। मायशा गुस्से से बोलती है। मैं मैं विक्रम को किसी और लड़की के साथ देख सकती हूँ, लेकिन उसे मरता हुआ नहीं। बोलते हुए मायशा का दिल भर आता है। फना नंगे पैर घर पहुंचती है। उसके हाथ में अभी भी खून लगा हुआ था। वहीं वो वहां के शांत माहौल को देखकर चारों तरफ अपनी नजरें घुमाती है। वो बारिश में पूरी भीग गई थी और ठंड से कांप रही थी। वो चारों तरफ अपनी नजर घुमाती है तो देखती है कि सोफे पर गजेंद्र बैठा हुआ है। मीनाक्षी और सोनाक्षी भी वहीं पर है, लेकिन उसके पापा नहीं है। गजेंद्र जैसे ही फना को देखते हैं, वो उसकी तरफ चलकर आने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उठ नहीं पाते हैं। तभी फना उनकी तरफ आती है। वो फना को देखकर बोले, हमें माफ कर दो, हम तुम्हें बचा नहीं पाए। दादू, सब कुछ ठीक है। आप बस मेरी शादी की तैयारी करिए। मुझे ये शादी जल्द से जल्द करनी है। इतना बोलकर फना वहां से चली जाती है। वो ये तक नहीं पूछती कि पापा कहाँ है। फना को गजेंद्र बहुत कुछ बोलते हैं पीछे से और उसे सवाल करते हैं, लेकिन फना को एक भी सुनाई नहीं देता है, क्योंकि फना तो कुछ भी नहीं सुन रही थी। वो अपने कमरे में जाती है और दरवाजा बंद करते ही उसे लगकर रोने लग जाती है। उसने अपने हाथों को देखा जिससे उसने विक्रम की जान ली थी। उसने मार डाला अपने प्यार को अपने हाथों से। उसने अपनी ही मोहब्बत की जान ले ली। फना अपने हाथ में लगे खून को देखती है और फिर जोर जोर से रोने लग जाती है। वो चिल्ला रही थी, मैं ये नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो एक रेपिस्ट है। उसने मेरे साथ गलत किया। उसने मेरे बच्चे को मार दिया। उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। फना ने खुद को समझाते हुए कहा, लेकिन मेरा दिल इतना दुख क्यों रहा है? मुझे तो खुश होना चाहिए ना? फना रोती है और अपने आंसू साफ करती है और गुस्से से खुद से बोली, एक रेपिस्ट के लिए आंसू बहाकर तू खुद को कमजोर नहीं कर सकती। तूने अपना डिसीजन सही लिया। वो मरना डिजर्व करता था। फना बाथरूम में जाती है और वो वहां पर शावर लेती है। जैसे जैसे खून उसके शरीर से साफ हो रहा था, वैसे वैसे वो खुद को देखकर स्माइल करती है, लेकिन उसकी स्माइल में जो दर्द था, उसे सिर्फ वही महसूस कर सकती थी। फाना अपनी सांसों को रोकती है और उसके बाद वो फिर से रोने लग जाती है और रोते रोते हुए ही वो कब बेहोश हो जाती है, उसे पता भी नहीं चलता है। डॉक्टर ऑन ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते हैं। उन लोगों ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा, सॉरी। फना की शादी की तैयारी धूमधाम से हो रही थी। न्यूज में चारों तरफ ये बात फैला दी गई थी। फना अपने कमरे में चुपचाप बैठी हुई थी, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही डॉक्टर उसे चेक कर गए थे। फना किसी से बात नहीं कर रही थी। गजेंद्र ने फना को देखते हुए कहा, फना बेटा। फना नजरें घुमाकर अपने दादू को देखती है। पापा कहाँ है दादू? फना अपनी धीमी सी आवाज में जब ये सवाल करती है, तब गजेंद्र ने उसे जवाब देते हुए कहा, वो जल्दी ही तुमसे मिलने के लिए आएंगे। गजेंद्र ने तो धर्मेंद्र को कैद कर रखा था। वो नहीं चाहता था कि फना की शादी हो जाने से पहले उसका बेटा बाहर आए, क्योंकि वो सब कुछ बर्बाद कर देगा। 3 दिन बाद फना की शादी थी। आज उसे लहंगा दिखाया जा रहा था। फना को इन्फॉर्म किया जाता है कि उसका होने वाला हस्बैंड अमेरिका में रहता है। वो आज उससे मिलने के लिए एशिया आ रहा है। फना को ये सुनकर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। वो जानना भी नहीं चाहती थी कि कौन है वो आदमी, क्योंकि उसने तो कुछ और ही सोच रखा था। रात का वक्त एयरपोर्ट पर पत्रकारों की भीड़ लगी हुई थी, क्योंकि एफना की शादी एक नेशनल न्यूज बन गई थी। सब जानते थे कि अमेरिका से उसका होने वाला फियांसे आ जाएगा, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि जिस व्यक्ति का वो लोग इंतजार कर रहे हैं, वो जा चुका है। एक ब्लैक कलर की कार में एक आदमी अपने फेस पर मास्क लगाकर जा रहा था।
उसका असिस्टेंट और उसका मैनेजर उसे सैनिटाइजर और डिटोल देते हैं और कुछ टिश्यू पेपर देते हैं जिससे कि वो खुद को क्लीन कर सके, क्योंकि वहां पर उसे ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही थी। बॉस, आप होटल चलना चाहेंगे, फ्लैट या फिर आपकी वुड बी वाइफ के पैलेस? पैलेस, उस आदमी ने अपनी कोल्ड वॉइस में कहा, और उसके बाद कार का ड्राइवर कार ड्राइव करते हुए उसे उसकी मंजिल की तरफ ले जाने लग जाता है। फना कमरे में बैठी हुई थी और गुमसुम थी। किसी से बात नहीं कर रही थी, खाना भी नहीं खा रही थी। कुछ तो था जो उसे अच्छा नहीं लग रहा था। उसे तो सुकून मिलना चाहिए, क्योंकि उसने तो उस आदमी को मार दिया। वो जिंदा भी नहीं बचा होगा। क्या अभी भी वहीं पर पड़ा सड़ रहा होगा? फना की आंखों में एक बार फिर से आंसू आ जाते हैं। एफना नाइफ को देखती है फ्रूट बास्केट में और बस नाइफ को उठा लेती है। बिना सोचे समझे उस नाइफ को वो अपनी कलाई पर रख देती है। तभी उसके दरवाजे पर नॉक होता है और एफना उस नाइफ को वापस उसकी जगह पर रख देती है और डरते हुए सीधी होकर बैठ जाती है। तभी रूम का डोर ओपन होता है और फना सामने खड़े आदमी को देखती है। वो घबरा जाती है, क्योंकि ये अनजान आदमी था जिसने बिजनेस सूट पहना हुआ था। एफना बेड से खड़ी होती है और गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, हाउ डेयर यू! तुम हो कौन जो मेरे कमरे में एंट्री ले रहे हो? अपनी जान से प्यार नहीं है तुम्हें? इस पर उस आदमी ने अपने फेस से मास्क उतारा और फिर फना को अपनी चमकती हुई ब्लू आइज से देखता है। उसके होठों पर एक चार्मिंग स्माइल थी और वो फना को कॉम डाउन करते हुए बोला, रिलैक्स, फना राणा। फना जब उसकी पोलाइट वॉइस सुनती है तो वो गुस्से से अपने नाइफ को अपने हाथों में पकड़ते हुए उसे धमकी देती है, चले जाओ यहाँ से। वो चिल्लाने लग जाती है जोर जोर से, जिससे वो आदमी डर जाता है और फना की तरफ बढ़ने लग जाता है। फना उस आदमी से दूर होते हुए बोली, करीब आने की कोशिश मत करना, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। तुम नहीं जानते मैं बहुत खतरनाक लड़की हूँ। फना के मुंह से ये सुनकर उस आदमी के होठों पर कातिल मुस्कान आ जाती है। वो फना की तरफ अपने कदम बढ़ाता है, क्योंकि वो उसके हाथ से नाइफ को छीनना चाहता था। जैसे ही फना उसे चाकू से मारती, उसे पहले ही वो नाइफ को पकड़ लेता है। नाइफ को पकड़ते ही फना हैरान हो जाती है, क्योंकि उस आदमी के हाथ से खून निकलने लगा था। एफना के हाथ से नाइफ छूट जाता है और वो उस नाइफ को दूर फेंक देता है। मेरी शहजादी, आप तो वाकई में बहुत खतरनाक है। अपने होने वाले पति पर आपने आज चाकू से वार किया। अगर हमारी जान चली जाती तो आप शादी किससे करती? उस आदमी की इतनी पोलाइट और चार्मिंग वॉइस सुनकर फना को रियलाइज होता है कि ये कोई और नहीं, उसका फियांसे है, जिससे उसकी शादी होने वाली है। तब उसे याद आता है कि उसके दादू ने उसे बताया था कि आज अमेरिका से उसका फियांसे आ रहा है। फना उसकी आंखों में देखती है, जो फना को ही ऊपर से नीचे तक देख रहा था। फना उसे खुद से दूर धक्का दे देती है और बेड के ऊपर चढ़ जाती है। देखो, मुझसे दूर रहो, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। मेरी शहजादी, हमारी बात तो सुनिए, इतना खून बह चुका है हमारा। हमें नहीं मालूम था कि एशिया में ऐसे स्वागत करती है होने वाली बीवियां, वरना हम प्रोटेक्शन के साथ आते। वो फना पर जैसे ही तंज करता है, फना शर्मिंदा हो जाती है। उसके बाद वो उस आदमी के हाथ को देखती और बोली, आपके पास क्या प्रूफ है? पहले मुझे अपना आइडेंटिटी प्रूफ दिखाइए। अब हमारे पास आइडेंटिटी प्रूफ कैसे होगा? आप ही हमें बताइए। पर हम आपको बता सकते हैं, क्योंकि शादी का कार्ड बन चुका है। ऐसा बोलकर वो शादी के कार्ड को फना को दिखाता है। तुम गेस्ट भी हो सकते हो? फना ने वापस से उससे शक से पूछा, तो इस बार वो इरिटेट हो जाता है और फना से बोला, तुम अपने दादू को से क्यों नहीं पूछ लेती? फना ने गुस्से से कहा, मेरा फोन मेरे पास नहीं है। इस पर उस आदमी ने अपना सिर ना में हिला दिया। ये तो बच्ची है एक छोटी सी। और क्या चाहती हैं आप? ठीक है, हम तुम्हारे दादू को कॉल कर देते हैं, हमारी शहजादी। वो बहुत ही पॉलिटली फना को हैंडल करता है। फिर गजेंद्र को कॉल करते हुए बोला, दादू, फना राणा हम पर यकीन नहीं कर रही है कि हम उनके फियांसे हैं। प्लीज आप उन्हें थोड़ा बताइए, वरना वो हमारा मर्डर कर देंगी। मालव्य, एफना को फोन दीजिए, हम उनसे बात करते हैं। वो हमारे होने वाले दामाद के साथ ऐसा बिहेव कैसे कर सकती है?
फना जैसे ही अपने दादू की आवाज सुनती है, वो हैरान हो जाती है। इसका मतलब कि ये आदमी उसका होने वाला पति है, जिसका नाम मालव्य है। मालव्य फना के चेहरे को देखता है, जो अब उस पर धीरे धीरे ट्रस्ट कर रही थी। ये देखकर उसने मन ही मन सोचा, क्या वाकई में ये मेरी होने वाली बीवी है? फना फोन की तरफ देखती है और बोली, ओके दादू। मालव्य कॉल कट कर देता है और फना को देखता है और बोला, अब तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट हुआ? आप हमारी शहजादी हैं। आप वाकई में बहुत खूबसूरत हैं। फना ने मालव्य से माफी मांगते हुए कहा, देखिए, मुझे माफ कर दीजिए। मैं बस कंफर्म करना चाहती थी। आई होप कि आप समझ लेंगे मुझे। मालव्य ने फन्ना को अपना हाथ दिखाते हुए कहा, लेकिन आपके शक की वजह से मुझे इंजरी हो गई है। फना अपनी अलमारी से फर्स्ट एड बॉक्स निकालती है और उसके बाद वो मालव्य को बेड पर बैठने का बोलती है। फिर उसके हाथ पर जो इंजरी उसकी वजह से हुई थी, उस पर वो ड्रेसिंग करने लग जाती है। मालव्य उसे देखता है। फना के खूबसूरत से चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। उसके लंबे से बाल उसके आधे चेहरे को ढक रहे थे। उसकी हाइट छोटी थी और वो थोड़ी सी मोटी भी थी, लेकिन फिर भी वो दिखने में इतनी ज्यादा खूबसूरत कैसे लग सकती है? उसने सुना था कि विक्रम भारद्वाज भी इस लड़की के पीछे है। वो देखना चाहता था कि ऐसी कौन सी लड़की है जो विक्रम भारद्वाज को अपने पीछे पागल कर चुकी है, और उस लड़की से उस आदमी की शादी होने वाली है। फना को देखने के बाद उसे ऐसा लगता है कि शायद मासूमियत पर विक्रम भारद्वाज मर मिटा था। फना मालव्य के चेहरे को देखते हुए बोली, क्या आप यहाँ पर रुकने वाले हैं? मालव्य ने फना को जवाब देते का हुए कहा, आपके होने वाले फियांसे हम हैं और कहाँ जाएंगे? आपसे शादी करने के लिए आए हैं, तो शादी कर कर ही जाएंगे ना, और साथ में आपको लेकर भी। कहाँ रहती हैं आप? क्या आपको हमारे बारे में कुछ भी नहीं पता? अजीब बात है, पर हम आपके बारे में बहुत कुछ जानते हैं। क्या जानते हो आप हमारे बारे में? फना ने मालव्य से सवाल किया, तो मालव्य ने फना की आंखों में देखते हुए कहा, आप एक स्टूडेंट हैं, आप थोड़ी फिजिक्स में कमजोर है और आपको स्टैटिक भी बिल्कुल नहीं आती। ये सुनकर फना गुस्सा हो जाती है और वो मालव्य को देखते हुए बोली, आपको ये सब किसने बताया है? मालव्य ने फना को देखते हुए कहा, फिक्र मत करिए, हम आपके होने वाले हस्बैंड हैं, तो हम आपको सब कुछ सिखाएंगे। इसकी कोई जरूरत नहीं है। फना उठकर वहां से जाने लग जाती है। तभी मालव्य फना का हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींच लेता है, जिससे वो हैरान हो जाती है और मालव्य के सीने से लग जाती है। वो उसके चेहरे को देखते हुए बोला, इतना क्यों घबरा रही है आप? 2 दिन बाद सुहाग रात है हमारी, तैयारी कर लीजिए। हम आपको छोड़ेंगे नहीं, हमें कोई बहाना नहीं सुनना है। उस दिन मालव्य ने फना के चेहरे से बालों को पीछे किया और उसकी कमर को हल्का सा टच करते हुए कहा। फना को जैसे ही मालव्य टच करता है, उसका दिमाग खराब हो जाता है। वो गुस्से से अपनी कमर से उसका हाथ दूर झटक देती है। आइंदा अगर विदाउट परमिशन टच किया ना, तो तुम्हारा ही हाथ काट दूंगी, जिस पर अभी मैंने मरहम पट्टी की है। मेरी परमिशन के बिना मुझे कभी मत टच करना, समझे तुम? मालव्य हो या कुछ और, मुझे फर्क नहीं पड़ता। फना ने गुस्से से मालव्य की आंखों में आंखें डालते हुए कहा, बीवी बनने जा रही हूँ, गुलाम नहीं तुम्हारी, जो तुम मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे हो और ऑर्डर दे रहे हो। मालव्य ने हंसते हुए कहा, उफ, मैं तो डर गया बीवी। इतनी खतरनाक लड़की से शादी होने जा रही है मेरी। तुम तो वाकई में बहुत जबरदस्त हो। फना ने गुस्से से कहा, तुम्हें मजाक सूझ रहा है और मेरा दिमाग खराब हो रहा है तुम्हें यहाँ देखकर। क्यों ना हम कल सुबह मिलते हैं? ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें मारकर तुम्हारी ही बिरयानी बनाकर खा जाऊं, क्योंकि अभी मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है और मैं इंसानों को भी खा सकती हूँ। फना ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, क्योंकि उसे मालव्य पर बहुत गुस्सा आ रहा था। यह आदमी उसे दांत दिखा रहा है। क्या वो यहाँ पर कोई जोक मार रही है? फना गुस्से से मालव्य के ऊपर से उठ जाती है। वही मालव्य भी अभी फना को देखते हुए बोला, तीखी छुरी हो तुम, मजा आएगा। ये तीखी छुरी बहुत कुछ कर सकती है। अगर तुम यहाँ से गए नहीं ना, तो शादी से पहले ही लोगों के कंधों पर चढ़कर जाओगे तुम यहाँ से। मैं चाहूं तो शादी से मना भी कर सकती हूँ। ये मेरी मर्जी से हो रही है।
मैं तुम्हें अपने बारे में बहुत कुछ बताना चाहती हूँ। अगर तुम शादी के लिए फिर भी तैयार हो, तो फिर हम ये शादी करते हैं। फना अब सीरियस होकर बोलती है और वो बेड पर सीधी होकर बैठ जाती है। मालव्य फना को देखता है। फना ने मालव्य से कहा, मेरा एक पास्ट रिलेशनशिप था। उस आदमी के साथ में फिजिकल होती थी और उसके साथ मेरा एक बच्चा भी था जो कि अब नहीं है। उसने अबॉर्शन करवा दिया। उसे आदमी से मैं प्यार करती थी, लेकिन मैंने उसकी जान ले ली क्योंकि उसने मेरा रेप किया था। फना ने अपने शब्दों को चुन चुन कर इस्तेमाल किया और मालव्य के चेहरे से नजर नहीं हटाई। मालव्य के एक्सप्रेशन नहीं बदले थे। वो अभी भी फना को शून्य नजरों से देख रहा था। अचानक से ही उसके चेहरे पर एक कातिल मुस्कान आ जाती है और वो फना से बोला, वेरी गुड, बहुत लॉयल हो तुम। अपनी जिंदगी का हर किस्सा तुमने मुझे इतने कम शब्दों में सुना दिया। इससे मुझे काफी बेहतर लगा। मुझे तो लगा था कि तुम एक लंबी कहानी सुनाने वाली हो, लेकिन तुमने बहुत शॉर्ट स्टोरी सुनाई। मैं भी तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मेरा भी पास्ट रिलेशनशिप था। मैं भी कई गर्लफ्रेंड के साथ फिजिकल रिलेशनशिप रख चुका हूँ, तो मुझे तुम्हारे फिजिकल होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तुम्हें ये भी बताना चाहूंगा कि उनमें से कई गर्लफ्रेंड मेरी प्रेग्नेंट भी थी, जिनका मैंने अबॉर्शन करवाया है। हालांकि रेप जैसा कांड मैंने नहीं किया है, तो मैं एक अच्छा हस्बैंड बन सकता हूँ। उम्मीद है कि तुम मेरी जान नहीं लोगी। मालव्य ने भी अपने पास्ट रिलेशनशिप को बहुत ही कम शब्दों में फना के सामने रख दिया था। इससे फना हैरान हो जाती है कि कैसा आदमी है। मर्दों को बहुत फर्क पड़ता है अपनी होने वाली बीवी के बैकग्राउंड से, उनके पास्ट रिलेशनशिप से, लेकिन ये आदमी इतना चिल कैसे है। फना अपना सर हाँ में हिला देती है और बोली, इस रिलेशनशिप में हम दोनों की बराबर चलेगी। मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे डोमिनेट करो या फिर एग्रेसिव होकर मुझ पर चिल्लाओ, क्योंकि मुझे ये बर्दाश्त नहीं होगा और मैं तुम्हें कुछ भी कर सकती हूँ। आई होप कि तुमने जो कहा है तुम भी वही करोगी। तुम मुझ पर नहीं चिल्लाओगी, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। शादी हो जाने दो, शायद हम दोनों साथ भी नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि तुम्हारी डिमांड तो ये है कि तुम शादी के बाद भी यहीं पर रहोगी। ऑफ कोर्स, ये तो तुम जानते ही होंगे कि शादी के बाद भी मैं यही रहूंगी, 4 सालों तक। तुम्हारे साथ शादी हो जाएगी मेरी, लेकिन मैं यहाँ से जाऊंगी नहीं। तुम मुझसे कभी कभार मिलने आ सकते हो, क्योंकि तुम भी जानते हो कि अब भी मैं बहुत छोटी हूँ और तुम्हारे साथ आने के लिए तैयार नहीं हूँ। मुझे बहुत कुछ सीखना है। तुम्हारी फैमिली में एडजस्ट करने में मुझे टाइम लगेगा और मैं अपनी इस चाइल्डहुड मोमेंट्स को तुम्हारे पीछे खराब नहीं करना चाहती। किसी की वाइफ बनकर उसकी देखभाल नहीं करना चाहती। फना ने अपने शब्दों को कोल्ड वॉइस में सामने रख दिया था मालव्य के सामने। वो नहीं चाहती थे कि मालव्य अंधेरे में रहे। मालव्य ने हंसते हुए कहा, और कोई डिमांड है तुम्हारी बीबी? फना ने मालव्य को देखते हुए कहा, लेकिन मैं पजेसिव बीवी नहीं बनूंगी। तुम फिकर मत करो। तुम मेरे पीठ पीछे गर्लफ्रेंड रख सकते हो, उन्हें प्रेग्नेंट कर सकते हो और उनके साथ जो चाहे कर सकते हो। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरी तरफ से तुम पूरी तरीके से आजाद हो। तुम चाहो तो 4 साल बाद हम डाइवोर्स भी ले सकते हैं। मालव्य ने फना को देखते हुए कहा, तुमसे शादी डिवोर्स के लिए नहीं कर रहा। तुमसे अच्छी बीवी शायद मुझे मिलेगी भी नहीं, क्योंकि जो मेरे साथ इतना कंप्रोमाइज कर सकती है, मेरी गर्लफ्रेंड को बर्दाश्त कर सकती है, वो कुछ भी कर सकती है। ओके, तुम्हें बस यही बात करनी थी। मैं जाना चाहूंगा क्योंकि मैं बहुत थक चुका हूँ। फना भी उसे जाने का इशारा करती है और फिर रूम का दरवाजा अंदर से लॉक करके बेड पर आकर बैठ जाती है। बैठने के बाद वो बेड पर ही फैल जाती है। बेड पर फैलते ही फना को विक्रम की याद आ जाती है। उसने विक्रम को जान से मार दिया था। मैं एक दरिंदे को क्यों याद कर रही हूँ? मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने कभी उससे प्यार किया था, लेकिन वो उस प्यार के कभी लायक था ही नहीं। आज फना की मेहंदी थी और फना तैयार हो रही थी अपने कमरे में। उसने ग्रीन कलर का लहंगा पहना हुआ था। उसकी मेहंदी में सभी शामिल हुए थे। बड़े घराने की औरतों को निमंत्रण मिला था, जो फना को देखने के लिए आई थी। फना की मेहंदी में एक अलग सी खुशबू थी। फना के चेहरे पर वो रौनक नहीं थी जो होनी चाहिए थी। फना अपने कमरे में खड़ी हुई चूड़ियां पहन रही थी। उसके साथ खड़ी थी तारा।
तारा की फैमिली को भी इनवाइट किया गया था और तारा आज जब फना को देखती है तो वो दंग रह जाती है। फाना के चेहरे की मुस्कुराहट तो गायब हो गई थी, लेकिन उसकी शादी की खबर सुनकर वो बहुत हैरान थी। फाना का फोन उससे पहले ही छीन लिया गया था। इस वजह से वो किसी से कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी और इन दिनों इतना कुछ हो गया था कि वो तारा के बारे में भूल ही गई थी। तारा फना को देखती है और उसे जाकर हग कर लेती है। तारा के हग करते ही फना हैरान हो जाती है। जब वो तारा को देखती है तब उसे याद आता है कि तारा तो उसकी दोस्त है। तू मुझे ऐसे क्यों देख रही है? मुझे भूल गई है क्या? फना ने अपनी दवाइयां नहीं ली थीं, जिस वजह से उसका सिर घूम रहा था। वो तारा को देखती है और उसे हग करते हुए रोने लग जाती है। तू कहाँ थी? मुझे तेरी बहुत जरूरत थी। तुझे पता भी है कितना कुछ हो गया है मेरे साथ। मैं तुझे कुछ बताना चाहती हूँ। माधव सर तुझे पागलों की तरह ढूंढ रहे थे। माधव सर को तू जैसे समझती है वो वैसे नहीं है। अभी तक इतना ही उसने कहा था कि फना ने कहा, मैं जानती हूँ उनकी असलियत। मैंने उन्हें जान से मार दिया। वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। फना के इतना बोलते ही तारा दंग रह जाती है और उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं होता है। तारा सोफे पर बैठ जाती है और फना को ध्यान से देखती है। तू क्या बोल रही है? मुझे लगता है तूने अपनी मेडिसिन्स नहीं ली है, इसलिए कुछ भी बकवास कर रही है तू। और ये शादी अचानक से कैसे? तूने अपनी एज देखी है, ठीक से बड़ी भी नहीं हुई है और तुझे शादी करनी है? तारा का तो सर घूमने लग जाता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। ये क्या गोलमाल है? एफना तारा को अपनी सारी सच्चाई बताती है कि क्या क्या उसके साथ हुआ था जब उसकी याददाश्त गई है, जिससे तारा हैरान हो जाती है और उसे नफरत होने लग जाती है विक्रम से। मुझे लग ही रहा था कि वो आदमी तेरे लिए सही नहीं है, लेकिन फना उसकी आंखों में तेरे लिए जो दिखाई देता था, उसका क्या? तू प्यार करती थी उससे? फना रोने लग जाती है। बहुत प्यार करती थी मैं, बहुत बहुत बहुत। तभी तो बिना सोचे समझे सब कुछ अपना उसे सौंप दिया था। ये तक नहीं सोचा था कि वो ऐसा करेगा मेरे साथ। मैं इतनी कंफर्टेबल उसके साथ इसलिए हो गई थी फर्स्ट टाइम में, क्योंकि मैं उसे पहले से ही जानती थी। जब मैं उसे बाहों में भरती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, मुझे सुकून मिलता था। और अब वो सुकून नहीं है मेरे पास। उससे मिलती थी चुपके चुपके, तो लगता था कि जिंदगी में कुछ तो ऐसा है जो मैं जी रही हूँ। उसने मेरे अधूरेपन को भर दिया था। मुझे बहुत कुछ दिया था उस आदमी ने, बहुत प्यार करता था। ऐसा लगता था मुझे बच्चों की तरह ट्रीट करता था मुझे, पर मैं नहीं जानती थी कि इसके पीछे वो क्या कर रहा है। वो बस रिवेंज ले रहा था मुझसे। तुम्हें पता है, खुद से नफरत होने लगी मुझे जब मुझे पता चला कि वो कैसा था और मैं उसे पसंद करती थी। मैं उससे प्यार करती थी। मैंने तो सब कुछ उसे प्यार में सौंप दिया था, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि वो तो बस इस्तेमाल कर रहा है मेरा। अच्छा हुआ कि वो मर गया। ये आंसू उसके लिए नहीं है, ये खुद की बेवकूफ़ी के लिए है जो मैंने की है। एक गलत आदमी से प्यार कर, अपना दिल उसे सौंप कर। फना ने नफरत से कहा। बोलते हुए फना फुट फुट कर रोने लग जाती है। तारा उसे हग कर लेती है। तारा ने फना की आंखों में देखा, जो साफ साफ झूठ बोल रही थी, क्योंकि वो जब झूठ बोलती है तो वो हिचकियां लेती है। तू अभी भी उससे प्यार करती है। प्यार एक दिन में खत्म नहीं हो जाता है। फना, मोहब्बत एक दिन में नहीं खत्म की जा सकती। तू उसके परफ्यूम से एडिक्ट थी, तू उसकी बॉडी से, तुझे ऑब्सेशन था। तू पागल हो जाती थी उस आदमी के छूते ही। मैंने खुद देखा है, अपनी आंखों से। अगर उसने तेरे साथ जबरदस्ती की थी, फिर तेरी बॉडी उसके साथ मिलते ही ऐसी हरकत क्यों करती है? तू बहक जाती थी हर बार और ये इग्नोर नहीं किया जा सकता। अगर वो आदमी तेरे साथ इतना ही क्रूल था, तो तू पिघल कैसे जाती थी? उसकी बाहों में इतना सेफ कैसे महसूस करती थी? तूने खुद कभी सवाल किया है? तारा के सवालों पर फना के पास जवाब नहीं था। उसने ये तो सोचा ही नहीं। जब कोई आदमी बिना हमारी इजाजत के हमारे साथ फिजिकल होता है या टच करता है, तब उसके टच से हमें घिन होती है। हमें अच्छा नहीं लगता है, लेकिन तू तो उनको मिस करती थी।
मैं उनकी तरफदारी नहीं कर रही, पर तूने तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा जानने की कोशिश की। दूसरे का क्या? जिसे तू देखना ही नहीं चाहती। तूने कुड़ियों को जोड़ा ही नहीं। अगर उस आदमी से तुझे खतरा था, फिर तू उसके आसपास इतनी महफूज क्यों हो जाती थी? तुझे दुनिया की परवाह नहीं होती थी। मैंने खुद अपनी आंखों से ये सब चीज देखी है। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है फना, इन सब चीजों में। तूने जो मुझे बताया वो सब कुछ अधूरा लग रहा है। फना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तू कहना क्या चाहती है? मैं ये कहना चाहती हूँ कि तुझे थोड़ा बहुत तो सोचना चाहिए था ना। इतना बड़ा कदम ले लिया तूने। अगर तेरा दिल उस आदमी से मोहब्बत करता था, तो इसका मतलब समझ रही है तू? किसी से मोहब्बत यूं ही नहीं हो जाती। हम उस आदमी पर ट्रस्ट करते हैं जब हम उसे अपनी रूह और अपना तन सौंप देते हैं। अगर उस आदमी की बाहों में तू प्रोटेक्ट महसूस करती है, तो इसका मतलब कुछ तो था ना। सब कुछ झूठ तो नहीं हो सकता। तारा, मुझे कुछ नहीं सुनना, बस कर, मेरा सर बहुत ज्यादा दुख रहा है। फना चिल्लाना चीखना शुरू कर देती है। वो जोर जोर से रोने लग जाती है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तारा फना के पास आती है और उसे हग करते हुए बोली, मैं बस तुझे बताना चाहती हूँ कि हमें हर वक्त दो तरफ से सोचना चाहिए। कंडीशन कोई भी हो सकती है। मैं तुझे गलत नहीं साबित करना चाहती, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि कभी-कभी हमें किसी की सुनी हुई बातों पर से ज्यादा यकीन अपने दिल पर करना चाहिए कि वो हमें क्या बोल रहा है। तेरी फैमिली तेरे लिए गलत नहीं हो सकती, लेकिन उस आदमी का क्या? तेरे लॉकर में वो लंच बॉक्स रखता ताकि उसकी मोटू बेबी डॉल वक्त पर अपना लंच कर ले, जिसे तू बहुत चाव से खाती थी। अगर वो तुझे मारना ही चाहता, तो वो तुझे जहर देकर भी तो मार सकता था ना। जब वो तेरे लिए लंच बॉक्स लगता था, तो आंख बंद कर तू उसे खा लेती थी। इतना ट्रस्ट था तुझे उसे पर। तू कुछ भी नहीं सोचती थी। फिर इस ट्रस्ट को क्या हो गया था? तेरा प्यार इतना फीका कैसे पड़ गया? फना की आंखों में दर्द उतर आता है और उसका दिल दुखने लग जाता है और उसके होंठ कांपने लगा जाते हैं। तारा के कड़वे और जहरीले शब्दों ने फना को तोड़ दिया था। वो अपने शरीर को काबू नहीं कर पाती है और वहीं पर गिर जाती है। वो ठंडे फर्श पर ही लेटी हुई सिकुड़ जाती है और रोने लग जाती है। फना उस ठंडे फर्श पर लेटी हुई जब फूट फूट कर रो रही थी, तो तारा जल्दी से उसके पास आती है और बोली, ये क्या कर रही है फना तू? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मेरा सर बहुत ज्यादा दुख रहा है और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि गलत हूं मैं। तारा फना को हग करते हुए बोली, फना रिलैक्स, मुझे तुझे देखकर डर लग रहा है। फना तारा के बीच में बात नहीं होती है। चुपचाप फना रो रही थी और तारा उसके पास बैठी हुई थी। वो उसके सिर को उठाकर अपनी गोद में रख लेती है। फना को आज माँ की बहुत कमी महसूस हो रही थी। इतना अधूरा महसूस हो रहा था उसे। उसके पापा भी उसके पास नहीं है। फना को विक्रम की याद आ रही थी, क्योंकि विक्रम के पास होने से वो टेंशन फ्री हो जाती थी। उसे कुछ भी महसूस नहीं होता था। वो सारी प्रॉब्लम से दूर रहती थी। फना और जोर जोर से रोने लग जाती है। फना जब चुप करती है, जब उसे कोई बुलाने के लिए आता है, ये कोई और नहीं, तारा की माँ थी। तारा की माँ की आवाज सुनकर फना शांत हो जाती है और जल्दी से वो अपने आंसू साफ करती है। फिर जाकर वो अपने फेस को वॉश करती है और तारा उसे टिश्यू पेपर देती है और वापस उसका मेकअप करने लग जाती है, क्योंकि थोड़ी देर में मेहंदी की रस्म शुरू होने वाली थी और तारा फना का टच अप करती है। अब किसी को पता नहीं चलता कि फना थोड़ी देर पहले ही रोई है। फना की सास इंडिया आने वाली थी आज अपने पति के साथ। फना के ससुराल वाले आने वाले थे। उसकी खबर उसे तब दी जाती है जब वो तैयार हो रही थी। फना किसी से भी मिलने के लिए बिल्कुल भी अंदर से तैयार नहीं थी, लेकिन चेहरे पर उसे स्माइल बरकरार रखनी पड़ रही थी। आखिर वो ये शादी क्यों कर रही थी? ये सवाल वो खुद से पूछती है। फना बाहर आती है। वो देखती है कि वहां पर उसकी मेहंदी की तैयारी बहुत धूमधाम से की थी। उस फंक्शन को स्टार्ट होने में अभी 5 मिनट था, तो फना वहां पर गुमसुम से बैठी हुई थी और तारा उसके बगल में खड़ी थी। फना को अभी इसके साथ की जरूरत थी। वो आदमी उसके पास नहीं था और उस आदमी को तो फना ने खुद अपने हाथों से मार दिया था।
फना के हाथों में मेहंदी लगने लग जाती है। वहां पर सॉन्ग प्ले हो रहा था। वहीं ऊपर से मालव्य फना के हाथों में लग रही मेहंदी को देखता है और उसकी खूबसूरती को निहारने लग जाता है। मेरी होने वाली मोटी बीवी, सेक्सी तो बहुत हो तुम, मजा आएगा तुम्हारे साथ। मालव्य ने फना को देखते हुए खुद से कहा। मालव्य की नजर तो फना के क्लीवेज पर थी, जिसे देखते हुए वो तिरछा मुस्कुरा रहा था। उसकी गंदी नजरें से अनजान थी। फना फना ना चाहते हुए भी बार बार विक्रम के बारे में सोच रही थी और उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वो खुद को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन कुछ तो था जो उसे अच्छा नहीं लग रहा था। फना का गला भर जाता है और वो अपने हाथ में लगी मेहंदी को देखती है। फना किसी और ही दुनिया में थी। तभी उस मेहंदी लगा रही लड़की ने पूछा, आपके हस्बैंड का क्या नाम है? फना के मुंह से धीमी से आवाज निकलती है। विक्रम। वो लड़की फना के हाथ में विक्रम का नाम लिख देती है। फना को तो कोई होश ही नहीं था। वो बस विक्रम के साथ बिताए पलों को याद कर रही थी। उसे जितना याद था उसे आदमी की बाहों में थी। वो उसके मोटे मोटे गालों को किस करता था। फना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसके होंठ कांपने लगा जाते हैं। उसे और नहीं रुका जाता है और वो वहां से उठ जाती है और भागकर अपने कमरे में जाती है। मालव्य जब फना के इस रवैया को देखता है तो उसे बहुत तेज गुस्सा आता है। वही लेडीज आपस में बातें करने लग जाती है कि ये तो अपशगुन हो गया। वो बीच में से ही मेहंदी लगवाए बिना उठ गई। फना अपने कमरे में जाती है और दरवाजा बंद कर फूट फूट कर रोने लग जाती है। वो अपने हाथ में लगी मेहंदी को देखती है और उस पर विक्रम के नाम को देखकर वो एक पल के लिए खुद भी हैरान हो जाती है। फना के हाथों पर आंसू की बूंदें गिरती हैं और फना बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है। तभी तारा ने फना को आवाज देते हुए कहा, फना, तुम क्या कर रही हो? सब तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहे हैं। तुम कोई भी गलत कदम नहीं उठा सकती। प्लीज दरवाजा खोलो। तारा फना को समझाती है और करीब बना 2 घंटे के बाद जब फना दरवाजा खोलती है तो तारा अंदर जाकर उसे हग कर लेती है। ये तू क्या कर रही है? हम सबको भी डरा रही है। रात हो जाती है। फना के दादू जब उससे मिलने के लिए आते हैं तो फना और ज्यादा जवाब नहीं देती है। वो बस अपने पापा के बारे में पूछती है तो गजेंद्र ने उसे बताया कि वो शादी वाले दिन आएगा। इससे फना बहुत नाराज होती है। वो अपने पापा को कॉल करती है, लेकिन वो कॉल भी पिक नहीं करता है, जिससे कि फना गुस्से में आकर अपने फोन को बेड पर पटक देती है और अपने दादू से बोली, ओके दादू, मुझे अब पापा से बात ही नहीं करनी है। गजेंद्र वहां से चला जाता है और फना बेड पर लेटी हुई थी। तारा उसके पास आ जाती है क्योंकि आज तारा यहीं पर रुकी थी। वो फना के हाथों को देखती है। उसे पर विक्रम नाम देखकर वो हैरान हो जाती है और फिर बोली, ये तूने लिखवाया है क्या? मुझे नहीं मालूम कैसे लिख गया ये नाम, इसे मैं मिटा नहीं पा रही। अपनी जान से, अपने दिल से और अपने दिमाग से ऐसा भी क्या जादू कर दिया था उस आदमी ने, जो उसे भूलना इतना मुश्किल है। उसने मेरे साथ गलत किया था तो मैंने बस उसे सजा दी है। फना विक्रम के बारे में बात करने से खुद को नहीं रोक पाती है। तूने उसे पनिशमेंट दी है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सजा तो तू खुद को दे रही है। खाना नहीं खा रही है, किसी से बात नहीं कर रही है, खुद को कमरे में बंद करके रखती है, किसी से बोलती भी नहीं है। अच्छा ही हुआ ना कि वो मर गया, क्योंकि वो तो कभी तेरे लायक था ही नहीं। उसने तेरे साथ गलत किया है, फिर तू किस गिल्ट में क्यों है? तारा के सवाल पर फना ने कहा, क्यों बार बार अपने सवालों से मेरे दिल को दुख दे रही है? क्योंकि इसका जवाब मैं खुद भी नहीं जानती। मैं नहीं जानती कि मैंने क्या कर दिया है। दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है और इस चक्कर में मुझे लगता है कि मैं जीने लायक नहीं हूँ। तारा फना के सिर पर हाथ रखते हुए बोली, मैं तेरे सिर को दबा देती हूँ। क्यों ना तू अपने हाथों से मेरा गला दबा दे? फना ने तारा से कहा, मैं जिंदगी से ही आजाद हो जाऊंगी। फना, ऐसी बातें क्यों कर रही है तू? तुझे कोई कुछ भी नहीं बोल रहा है। वही तो कि कोई मुझे बोल क्यों नहीं रहा है कुछ। तुझे पता है, उस आदमी के डांट खाने की आदत पड़ गई थी मुझे, इसलिए मुझे खाना अच्छा नहीं लग रहा है।
जब वो मुझे प्यार से अपने हाथों से खिलाता था और मोटू बोलता था, तब मुझे बहुत खुशी होती थी। मैं इंतजार करती थी अगले दिन का कि मैं उसे देख पाऊंगी, लेकिन मैंने उसे नहीं देखा है हफ्तों से, और मैं तुझे बात नहीं सकती हूँ कि मैं कैसा फील कर रही हूँ। लग रहा है कि किसी ने सीने से दिल ही निकाल लिया। बहुत दर्द हो रहा है मुझे, न जाने कहाँ। तारा फना के आंसू साफ करते हुए बोली, क्यों ना हम दोनों बाहर घूमने चले, थोड़ी देर के लिए। मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे किसी से मिलने का मन नहीं करता है, फना ने अपनी रोतली आवाज में कहा। तारा उसे फोर्स नहीं करती है। अगर खाना नहीं खाएगी तो कमजोर हो जाएगी, कुछ तो खा लेना फना। फना सो चुकी थी और तारा उसके सिर पर हाथ रखकर उसे समझाती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन वो भी जानती थी कि कुछ भी ठीक नहीं होगा अब, क्योंकि फना अपनी जिंदगी का अंत खुद ही कर चुकी है। तारा जब बाहर निकलती है तब उसकी नजर जाती है मालव्य पर। मालव्य तारा के चेहरे को देखता है। तारा की बॉडी को देखने के बाद मालव्य ने कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो, मेरी बीवी के कमरे में? आपकी बीवी मेरी दोस्त है, उसे जरूरत थी इसलिए उसके साथ थी। मैं बस थोड़ी देर के लिए बाहर आई हूँ, पानी पीकर वापस चली जाऊंगी उसके पास, मेरे होने वाले जीजू जी। बहुत ही ज्यादा गुस्से में तारा मालव्य से बोलती है, क्योंकि जिस लहजे में मालव्य ने उससे बात की थी, तारा को वो बिल्कुल पसंद नहीं आया था। और इस आदमी की नजरें किस तरीके से देख रही हैं। तारा कोई बेवकूफ नहीं थी, उसे सब समझ में आता है। तारा वहां से जाने लग जाती है। मालव्य उसे पीछे से देखता है और उसके बाद तिरछा मुस्कुरा देता है। यहाँ पर तो सब तीखी छुरी है। अगला दिन निशु निखिल के साथ थी। निशु ने भी न्यूज में देखा था कि फना की शादी होने वाली है। ये जानकर तो वो हैरान हो जाती है कि उसकी शादी होने वाली है। किससे लेकिन? क्या वो विक्रम भारद्वाज है? निशु आज विक्रांत को कॉल करती है, क्योंकि कई दिनों से विक्रांत ने उसे कॉल कर बुलाया नहीं था, जिससे निशु को हैरानी तो हो रही थी, पर वो कहीं ना कहीं खुश भी थी कि शायद उस आदमी का मन उससे भर चुका है और वो बोर हो गया है। निशु विक्रांत को जब कॉल करती है तो विक्रांत उसके कॉल को पिक नहीं करता है। निखिल निशु के पास आते हुए बोला, हमें शादी में जाना होगा। ये सुनकर निशु हैरान हो जाती है। वो निखिल से बोली, लेकिन क्यों? हम तो इन्हें जानते भी नहीं। कैसी बातें कर रही हो तुम? उनकी कंपनी में मेरे पापा शेयर होल्डर है और हमें इनविटेशन आया हुआ है, तो हमें जाना ही होगा। और अगर हम जा रहे हैं तो तुम भी जाओगी ना? निशु हैरान हो जाती है, लेकिन एक्साइट भी थी, क्योंकि भले ही फना उसे भूल चुकी है, पर निशु को तो सब कुछ याद था ना, और वो अपने दोस्त की शादी में जरूर शामिल होगी। पर आखिर हो किससे रही है? ये जानने के लिए निशु बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। आज फना की हल्दी थी और संगीत था। फना को हल्दी लग रही थी और फना चुपचाप वहां पर बैठी हल्दी लगवा रही थी, और दूसरी तरफ उसके होने वाले घर वाले को भी हल्दी लग रही थी। लेकिन फना उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रखती है। उसे जाकर कुछ लड़कियां छेड़ती भी है, और फना बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं करती है। फना की शादी थी और उसके चेहरे पर बिल्कुल भी रौनक नहीं थी। तारा उसके बगल में बैठी हुई थी, जो उसका पूरा ध्यान रख रही थी, क्योंकि वो जानती है कि उसकी दोस्त डिप्रेशन में है। वो उसे एक पल अकेला नहीं छोड़ रही थी, वरना कहीं फना खुद के साथ कुछ कर ना ले। फना की हल्दी हो जाती है और वो उठकर वहां से जाने लग जाती है। सोनाक्षी और मीनाक्षी दोनों माँ बेटी शादी की तैयारी से खुश थीं कि ये बला जल्दी ही उनके घर से चली जाएगी। उन दोनों को ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वो वहां पर चुपचाप बैठी रहती थी और कुछ भी नहीं करती थी। अपनी फ्रेंड्स को भी इनवाइट किया था, और वो वहां पर गॉसिप करते थे कि इसका अफेयर तो प्रोफेसर के साथ चल रहा था। हम लोगों ने तो कई बार इन दोनों को देखा भी है एक साथ। तारा ये सुन लेती है, पर वो कुछ ज्यादा बोलती नहीं है, क्योंकि अब फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए सबसे ज्यादा मैटर करती थी उसकी दोस्त। रात का वक्त लेडीज संगीत स्टार्ट हो जाता है और फना को तारा तैयार कर कर बाहर लेकर आती है। तभी वो लोग मालव्य से टकरा जाते हैं। मालव्य का दोस्त फना को देखते हुए बोला, भाभी कैसी हैं आप? तारा एक नजर उसकी तरफ देखती है तो मालव्य ने कहा,
तुम्हारी भाभी हमसे नाराज हो गई, पर इसकी नाराजगी हम जल्दी ही दूर कर देंगे। कल हमारी शादी है। फना जैसे ही मालव्य की आवाज सुनती है, वो इरिटेट हो जाती है और वो इग्नोर कर कर वहां से जाने लग जाती है। तारा तो गुस्से से मालव्य को देखती है। इस आदमी में न जाने फना को क्या ही दिख गया। फना नीचे बैठी थी और वहां पर सभी लड़कियां परफॉर्मेंस दे रही थी उसके लिए। उनका एक्साइटमेंट देखकर फना भी खड़ा हो जाती है और वो भी डांस करने लग जाती है, क्योंकि उस डांस को करते हुए उसे किसी की याद आ रही थी। फना को न जाने ऐसा क्यों लगता है कि ये डांस उसने पहले भी किया है। इस सॉन्ग पर वो पहले भी डांस कर चुकी है। उसकी आंखों के सामने कुछ धुंधली धुंधली यादें आ रही थीं। एक लड़का और एक लड़की डांस कर रहे थे, लेकिन उनके बदन पर कपड़े नहीं है और वो डांस बहुत पैशनेट हो रहा है। धीरे धीरे कर कर फना का सिर दुखने लग गया। फना अपनी आंखें बंद करती है। चारों तरफ मिरर लगे हुए थे और जिस शख्स के साथ वो डांस कर रही थी, उसने कुछ भी नहीं पहना था और वो लड़की भी उसके साथ डांस करते हुए एक अलग ही दुनिया में थी। फना जैसे ही उस आदमी का चेहरा देखती, उससे पहले ही किसी ने उसे आवाज दी। फना, 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 तुम ठीक हो? फना को ये आवाज किसी और ने नहीं, बल्कि निशु ने दी थी। वो जल्दी से आकर उसे पकड़ लेती है, क्योंकि